अच्छा, ओके। आज हम स्टार्ट करेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन रिस्पायरेटरी सिस्टम, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स हमने डिटेल में पढ़ लिए। आज से हम स्टार्ट करेंगे डिजीज़ ओरिएंटेड फार्माकोलॉजी। तो उसमें सबसे पहले जो डिजीज़ है हमारे साथ वो है रेस्पिरेटरी, ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है? अब कौन से ड्रग एक्ट कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, या अगर हमें रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो जाए, उसके लिए कौन से ड्रग है जो कि उसके लिए यूज़ होते हैं, या उसके लिए कौन से ड्रग है जो कि उसके रिस्पायरेटरी डिजीज़ को ट्रीट करते हैं। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे कि कौन-कौन सी डिजीज़ है जो कि यूज़ होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रिस्पायरेटरी डिजीज़, और कौन-कौन से रिस्पायरेटरी डिजीज़ेज़ हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। तो उसमें जो है इंट्रोडक्शन में क्या है कि इंट्रोडक्शन में है कि रिस्पायरेटरी डिजीज़ेज़ कौन-कौन से हैं। इंट्रोडक्शन: Asthma, chronic obstructive pulmonary disease, and allergic rhinitis are commonly encountered respiratory disease. Each of these disease condition may be is associated with a troublesome cough, which may be the patient's only persistent presenting complaint. मीन्स के रिस्पायरेटरी डिजीज में अगर हम इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे तो अस्थमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जिसको हम सीओपीडी भी कहते हैं, वो और एलर्जिक रेनाइटिस जो है वो कॉमनली यूज जो है रेस्पिरेटरी डिजीज है, ठीक है? तो ये पेशेंट कंप्लेंट क्या करता है अस्थमा के लिए या सीओपीडी के लिए कि भई इसको कफ है, कफ की वजह से उसको मसला हो रहा है, या पेशेंट की साइकी ये होती है कि भई उसको कफ हो रहा है, खाँसी हो रही है, बाकी कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब उसकी हम डिटेल में जाते हैं, उसकी केस स्टडीज़ में जाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि भैया इसको तो या अस्थमा है, या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है। अब व्हाट इज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज? तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो है ये ग्रुप ऑफ लंग कंडीशन डेट काज ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, ठीक है? इसमें मुख्तलिफ सिम्टम्स आ जाते हैं लंग्स में, जो लंग्स की सिवियरिटी कंडीशन है, जो कि क्या होता है कि डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, जो कि सांस लेने में उनको दुश्वारी होती है, या उसको ब्रीथिंग इश्यूज आ जाते हैं। जो नॉर्मल पर्सन होता है उसकी ब्रीथिंग अलग से होती है, अगर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है तो उसको हर्डल्स क्रिएट होते हैं उसके ब्रीथिंग में। और एलर्जिक रेनाइटिस जो है एलर्जी है, जो कि उसके अपने साइन एंड सिम्टम्स हैं। तो ये इंट्रोडक्शन है, या इसमें जो कॉमनली रिस्पायरेटरी डिजीजेस हैं या कॉमनली रिस्पायरेटरी डिजीज जो कि है, उसमें है फर्स्ट वन है अस्थमा, सीओपीडी जो कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, या एलर्जिक रेनाइटिस है। ये जो है कॉमनली रिस्पिरेटरी डिजीज है, ठीक है? और इसके साथ-साथ पेशेंट को शुरू में पता नहीं होता कि भई इसको अस्थमा है, कौन-सा मसला है, लेकिन उसको कंप्लेंट क्या होता है कि भई कफ हो रहा है मुझे, ठीक है? लेकिन जब हम बाद में केस स्टडीज में जाते हैं तो भई देखते हैं कि भई इसको या तो अस्थमा है, या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, या सिर्फ खांसी है। तो ये मुख्तलिफ उसमें, लेकिन मेजॉरिटी या जो सेवेरिटी पे आ जाती है तो वो अस्थमा एंड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, ठीक है? इसके अलावा कफ या एलर्जी रिनाइटिस या कुछ और एलर्जी अगर हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट आसान है, वो इजीली कवर हो जाते हैं। या अस्थमा या सीओपीडी जो है इसकी ट्रीटमेंट के लिए पूरा एक प्रोटोकॉल लेना पड़ता है, और इसकी ये सेवेरिटी बेस पे आ जाते हैं रिस्पिरेटरी डिजीज के, जो रिस्पिरेटरी डिजीज में है, ठीक है? इसके अलावा each of these respiratory condition can inadequately control through a combined approach of appropriate lifestyle changes and medication management, ठीक है? सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर हम मेडिसिन्स को भी ना लें, किसी भी बीमारी के लिए, किसी भी डिजीज़ के लिए, अगर हम अपना लाइफ़स्टाइल चेंज कर लें, ठीक है? तो वो एटलीस्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50% वो डिजीज़ उसकी क्योर हो जाती है, ठीक है? विदाउट द यूज़ ऑफ एनी मेडिकेशन, ठीक है? ये सिर्फ अस्थमा या रेस्पिरेटरी डिजीज के लिए नहीं है। हम हर जो कि डिजीज हैं, उसकी अगर हम अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम थोड़ी-सी प्रिवेंशन कर लें,
तो हमारी जो डिजीज है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50% या 40% क्योर हो जाती है उस लाइफस्टाइल चेंज की वजह से, उस प्रिवेंशन की वजह से, वो भी विदाउट द यूज ऑफ मेडिकेशन। जो मेडिकेशन है, ठीक है। तो इस तरह अस्थमा और ये चीजें भी हैं, अगर हम थोड़ा सा कंट्रोल कर लें और अप्रोप्रिएट उसके जो प्रिवेंशन कर लें, तो हमें जो है मेडिकेशन मैनेजमेंट जो है हम यूज कर सकते हैं, मतलब क्योर हो सकते हैं विदाउट द यूज ऑफ मेडिकेशन मैनेजमेंट। लेकिन अगर सिवियरिटी पे हम जाएं, अगर सिवियर है तो फिर हमने कोई मेडिकेटेड मैनेजमेंट यूज करनी होगी, हमने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल या ट्रीटमेंट गाइडलाइंस के मुताबिक ही ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा ड्रग यूज टू ट्रीट रिस्पायरेटरी कंडीशन कैन बी डिलीवर्ड टॉपिकली, जो कि जो ड्रग्स हैं जो कि यूज होते हैं फॉर द रिस्पायरेटरी कंडीशन, वो या तो हम नेजल मिक्योजा जो कि नोज के थ्रू होते हैं, या इनहेलेशन के थ्रू जो कि ओरली यूज होते हैं। इसके अलावा या पेरेंटली या हम इंजेक्शन लेते हैं फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, ये आप लोगों को पता है कि एब्जॉर्प्शन क्या है, ठीक है। तो जो कि ड्रग यूज होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रिस्पायरेटरी डिजीजेज, तो उसमें जो है जो हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूज कर रहे हैं, तो या तो वो नेजल मिकोजा होगा, थ्रू नोज होगा, या ओरली होगा, या पेरेंटली होगा। ये 3 रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हम यूज कर रहे हैं, जिसके बाद उसकी एब्जॉर्प्शन होगी और आगे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन, आप लोगों ने ड्रग्स को याद करना है, ये आप लोगों का काम है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब उस ड्रग की क्लासिफिकेशन है कि कौन कौन से ड्रग जो है वो यूज होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ये आप लोगों का मेन जो है डोमेन है, या आप लोगों का जो मेन गोल होना चाहिए, वो आपको क्लासिफिकेशन आपके फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए कि रेस्पिरेटरी ड्रग्स की जो क्लासिफिकेशन है, ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो उसमें फॉर एग्जांपल ड्रग यूज टू ट्रीट अस्थमा, अब अस्थमा के लिए कौन से ड्रग है, इसके अलावा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के लिए कौन से ड्रग है, इसके अलावा एलर्जिक रेनाइटिस के लिए कौन से ड्रग हैं, इसके अलावा कफ के लिए कौन से ड्रग है, ये सारे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन आज सबसे पहले है ड्रग यूज टू ट्रीट अस्थमा। अस्थमा के लिए जो हम ड्रग यूज करते हैं उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। अब इसमें है बीटा 2 एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट, ठीक है। मतलब ये है कि ये बीटा 2 रिसेप्टर पे एक्ट करता है, मतलब एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट है ये। अगर एगोनिस्ट है ये ड्रग्स, अगर बीटा 2 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर के साथ अटैच होंगे तो ये एगोनिस्टिक प्रॉपर्टी है उसकी, मतलब उसकी फुल एक्टिविटी शो करेगा, उस पे 100% वो अस्थमा को ट्रीट करेगा, ठीक है। इसके ये है बीटा 2 एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट कार्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। बेसिकली ये स्टेरॉइड है, लेकिन कौन से रिसेप्टर पे एक्ट कर रहे हैं, तो वो है बीटा 2 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर पे एक्ट कर रहे हैं ये ड्रग्स। ये आप लोग याद रखें, इससे आपको इस रिसेप्टर का भी अंदाजा होगा कि कौन से रिसेप्टर इस पे एक्ट, ये ड्रग कौन से रिसेप्टर पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको एमसीक्यूज में आ जाता है कि एप्राट्रोपियम एक्ट ऑन डैश रिसेप्टर, ठीक है। तो वहां पे आपको मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए होंगे, तो आप क्लिक जो आपने करना है वो बीटा 2 एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट पे करना है, ठीक है। तो ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा के लिए जो ड्रग यूज होते हैं उसमें क्लासिफिकेशन ये है कि एक तो है बीटा 2 एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट जो कि कार्टिकोस्टेरॉइड है, ठीक है। उसमें है क्रोमेलाइन एंड एप्राट्रोपियम, ये दो ड्रग है कि जो कि यूज होते हैं अस्थमा के लिए। अगर अस्थमा का पेशेंट आ जाए तो उसके लिए अगर हम स्टेरॉइड में से कोई लेंगे तो या एप्राट्रोपियम लेंगे या क्रोमेलाइन लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो उसमें क्या है, मोन्टेलिकास्ट, जेफिरलुकास्ट, जिलोटिन, ओमालिजुमेब एंड ट्यूफाइलिन, ठीक है। अब ये ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट है, ठीक है। अस्थमा अगर हमें होगा या कोई एलर्जी हमें होगी, ठीक है, ऑलरेडी हमने एलर्जी में पढ़ा है, कोई एलर्जी हमें होगी तो वहां पे जो ल्यूकोट्रीन जो उसके इन्फ्लेमेशन मीडिएटर्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। ल्यूकोट्राइन जो है वो एक्टिवेट हो जाती है जो कि आगे हमें इन्फ्लेमेशन या एलर्जी जो है काज करती है, ठीक है। अब यहाँ पे लिकोट्राइन एक्टिवेट हो गया है, तो जो कि ड्रग यूज करेंगे वो उस लिकोट्राइन को खत्म करेंगे। तो जो जो ड्रग है जो कि यूज होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा,
जो ड्रग यूज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मोंटेलिकास सोडियम है, ये क्या है, इसकी एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी है किस पे, लिकोट्राइन पे, इस वजह इसको एंटागोनिस्ट कह रहे हैं। अब व्हाट इज एंटागोनिस्ट, जो कि लिकोट्राइन की एक्टिविटी को 100% खत्म करता है, ताकि आगे मुझे जो एस्थमा हो रहा है या जो कि मुझे डिफिकल्टी हो रही है इन ब्रीथिंग वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि जो कि ड्रग यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा है, एक तो है बीटा 2 एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट जो कि है क्रोमोलाइन एंड इप्राट्रोपियम। इसके अलावा लिकोट्राइन एंटागोनिस्ट में जो कि हमारे पास है मोन्टेलिकास सोडियम, जो कि ऑलरेडी बहुत वेल नोन है इस यूज में, जैसे माइटी का सेंगुलियर वगैरह जो है इसी प्रोडक्ट में, इसी जेनेरिक में आते हैं कि प्रोडक्ट नेम है। इस तरह जेफ्रलुकास्ट, जिलोटोन एंड ओमालिजुमेब एंड ट्यूफाइलिन। ठीक है, ये यूज होते हैं, इसमें जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, ट्यूफाइलिन यूज होता है एंड मोन्टेलिकास्ट होता है। ये मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं जो कि फॉर एस्थमा। एस्थमा के अलावा अगर कोई किसी को एलर्जी ड्यू टू एस्थमा या एस्थमा मतलब एलर्जिक एस्थमा हो जाए, या उसको ऐसा मसला हो जाए कि वो सिवियरिटी पे उसको चेस्ट इन्फेक्शन हो जाए, तो मोन्टेलिकास सोडियम जो है उसके लिए बेस्ट है। आप उसको एंटीबायोटिक के साथ मोन्टेलिकास भी दे सकते हैं, वो इस वजह से कि चेस्ट इन्फेक्शन जो है वो ऑलरेडी सिवियरिटी एलर्जी भी है उसको, तो मोन्टेलिकास जो है वो बेस्ट है फॉर द एलर्जी। अब सिंपल एलर्जी के लिए मोन्टेलिकास नहीं है, अगर आपको चेस्ट इन्फेक्शन है उसके साथ एलर्जी है तो आप उस यूज करते हैं। अगर आपको सिर्फ नज़ला है, जुकाम है या ये इशू है, तो आप उसके लिए मोन्टेलिकास यूज ना करें अनटिल अनलेस के आपको चेस्ट इन्फेक्शन के साथ साथ एलर्जी भी हो जाए। ठीक है, वो और वो एलर्जी सिवियरिटी पे हो जाए, तो आप उसके पेशेंट को आप एंटीबायोटिक के साथ साथ कफ सिरप के साथ साथ आप उसको एलर्जी में आप इस ये भी दे सकते हैं, ये बहुत जबरदस्त काम करता है। ठीक है, तो ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा में बीटा 2 एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट हो गया एंड लिकोट्राइन एंटागोनिस्ट हो गया। ठीक है, अब ड्रग यूज टू ट्रीट क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अब कौन से ड्रग है जो कि यूज हो रहे हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के लिए, तो उसमें है बीटा एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट जो कि बीटा रिसेप्टर पे एक्ट कर रहा है, जो कि है एकुनिब, प्रो एयर, प्रोवेंटेल, जोपिनेक्स एंड वेंटुलिन, जो कि यूज हो रहे हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के लिए, जो कि बीटा रिसेप्टर पे एक्ट कर रहे हैं, जिसमें आते हैं एक्विनेब, प्रोएयर, प्रोवेंटेल, जोपिनेक्स एंड वेंटोलिन। ठीक है, ये ड्रग हैं। कार्टिकोस्टेरॉइड इप्राट्रोपियम में हमारे पास टायोट्रोपियम एंड एट्रोवेंट जो कि यूज होते हैं स्टेरॉइड अगर हम लेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में क्या है कि जो हमारे ब्रोंकियल मिकोजा है, या कि जो हमारे जो ब्रोंक्यूल्स है वो कंस्ट्रक्ट हो गए होते हैं। ठीक है, तो उसकी वो डायलेशन करनी है हमने, ताकि जो ब्रीथिंग इश्यूज है वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए जो कि ड्रग यूज हो रहे हैं, ये ऑलरेडी बीटा एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट है एक, एंड एक कार्टिकोस्टेरॉइड इप्राट्रोपियम जो कि यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा ड्रग यूज टू ट्रीट एलर्जिक रेनाइटिस। एलर्जी के लिए कौन से जो रेनाइटिस है, एलर्जिक रेनाइटिस है, उसके लिए कौन से ड्रग हैं, उसमें है अल्फा एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट। आप क्लासिफिकेशन को याद रखें कि क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी आपको रिसेप्टर भी दिया गया हुआ है। ठीक है, इसमें है अल्फा एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट, तो नियो साइनेफ्रीन एंड सोडाफीड। ठीक है, इसमें जो सबसे पहले अल्फा एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट है, ये कम यूज होता है जो कि एलर्जिक रेनाइटिस है। ठीक है, ये कम यूज होते हैं, इसमें हम ज्यादा से ज्यादा एंटीहिस्टामिन यूज करते हैं, जो कि एलेग्रा, क्लेरिटीन, बिनाड्रिल एंड जायटेक जो है एंटीहिस्टामिन ड्रग हैं। जो अल्फा एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट है वो कम ही यूज होते हैं, नहीं बल्कि नहीं भी यूज होते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन में है तो हमने पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा कार्टिकोस्टेरॉइड्स, इसमें है मोन्टेलिकास, नेजल क्रोम एंड क्रोमिलिन जो कि यूज होते हैं फॉर द एलर्जी। ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बता दिया, अगर एलर्जी इन सिवियरिटी बेस पे है तो हम स्टेरॉइड लेंगे। अगर नॉर्मल सिंपल एलर्जी है, मतलब ये है कि इतनी सिवियरिटी पे नहीं है, तो हम ये एंटीहिस्टामिन ही लेंगे एलर्जिक रेनाइटिस के लिए। ठीक है, इसके अलावा ड्रग यूज टू ट्रीट कफ। अब कफ के लिए कौन से ड्रग है, जो कि कोडीन है,
एंड डेक्स्ट्रोमेथोफेन है, जो कि हमारे जो हाइड्रोलिन सिरप वो जितनी भी है उसमें डेक्स्ट्रोमेथोफेन ही यूज़ होता है, ठीक है? और कोडीन जो है, कोडीन क्या है कि ये एंटीटसिव प्रॉपर्टी इसमें क्या है कि ये सिडेट करता है या वो जो कि एंटीटसिव प्रॉपर्टी कोडीन में ये है कि वो सिडेशन करता है क्या कि वो बार-बार कफ जो है वो नहीं आता, और कोडीन जो है हम मोस्टली अगर पेशेंट को देंगे तो रात के लिए देंगे ताकि उसको रात में खांसी का मसला ना हो, ठीक है? ये ड्रग यूज्ड टू ट्रीट अ कफ। अच्छा, अब है फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर अस्थमा। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स पढ़ लिए, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के में कौन से डिजीजेज हैं, फिर उस डिजीज के ड्रग्स हमने पढ़ ली कि अस्थमा के लिए कौन से ड्रग हैं। इसके अलावा हमने पढ़ लिया कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के लिए कौन से ड्रग है। इसके अलावा हमने पढ़ लिया कि कफ के लिए कौन से ड्रग हैं और एलर्जिक रेनाइटिस के लिए कौन से ड्रग है। ये हमने पढ़ ली। अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि अस्थमा क्या है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज क्या है, एलर्जिक रेनाइटिस क्या है, कफ क्या है, और इसमें कौन कौन सी मेडिकेशन यूज होती हैं और इसकी क्या प्रोटोकॉल है और क्या डोज है, क्या रेजिमी है और क्या डोज एडजस्टमेंट है, ठीक है? तो कि फर्स्ट लाइन drug used to treat asthma. So asthma is an inflammatory disease of the airways characterized by the episodes of acute bronchoconstriction causing shortness of breath, cough, chest tightness, wheezing and rapid respiration. ठीक है? ये अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज अस्थमा, तो फर्स्ट जो आपका पैराग्राफ है वो डिफिनेशन ऑफ अस्थमा है कि अस्थमा क्या है कि इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज हैं ऑफ एयरवेज कैरेक्टराइज्ड बाय एपिसोड ऑफ एक्यूट ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, जो कि हमारे ब्रोंक्यूल की कंस्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है? और इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जो हम सांस जो है बार बार ले रहे हैं, हमारी सांस जो है सही तरीके से नहीं हो रही पा रही। कफ होता है हमें, चेस्ट जो हमें ऐसा लगता है कि चेस्ट टाइट हो गया, हर लोग कहते हैं कि ऐसा है कि सीने में जोर आ रहा है, ठीक है? वो चेस्ट टाइटनेस, वीजिंग, आवाज टाइप आती है एंड रैपिड रिस्पायरेशन, और जल्दी जल्दी हम रिस्पायरेट कर जाते हैं, ठीक है? रिस्पायरेशन करते हैं। इसके अलावा दीज एक्यूट सिम्टम में रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली विद नॉन फार्माकोलॉजिक रिलैक्सेशन एक्सरसाइज और विद द यूज ऑफ क्विक रिलीफ मेडिकेशन सच एज शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट, ठीक है? हम उसके लिए यूज करते हैं, या तो हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, या अगर वो लाइफस्टाइल की वजह से या प्रिवेंशन की वजह से नहीं हुआ तो फिर हम क्विक रिलीफ, जो कि बीटा 2 एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट है, जो कि हम स्प्रेज लेते हैं। बाज़ औक़ात जो कि एस्थमेटिक पेशेंट होता है, उसके पास जेब में हमेशा वो स्प्रे होता है कि वो यूज़ करता है। अगर वो कोई एक्सरसाइज करता है या कोई दौड़ता है या कोई ज़्यादा सीढ़ियों पे चढ़ जाता है, तो वो फिर उसके लिए साँस जो है वो सही तरीके से नहीं ले रहा होता, उसकी साँस बंद हो रही होती है। तो उसके लिए वो स्प्रे हम लेते हैं, वो स्प्रे लेकर तो वो उसकी जो एयरवेज हैं, जो कि उसकी डायलेट हो जाती है, उसकी जो एयर पैसेज है वो आसानी से हो जाता है, ठीक है? तो उसको हम कहते हैं उसके लिए जो ड्रग यूज़ होते हैं डायरेक्टली, अगर क्विक रिलीफ के लिए है तो बीटा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। हम पढ़ेंगे कि आगे-आगे आराम से आगे पढ़ेंगे कि ये क्या है और कौन-कौन से ड्रग हैं, ठीक है? Asthma is the chronic disease with an underlying inflammatory pathophysiology that, if untreated, may suffer airways remodeling, resulting in increased severity and incidence of exacerbation or death. ठीक है? अगर हम अस्थमा को सही तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे तो ये एयरवेज को रिमॉडल करता है, एयरवेज को और भी खराब होने देता है, और इसके अलावा डेथ काज हो जाती है, ठीक है? Death due to asthma are relatively infrequent, but significant morbidity result in high outpatient cost, numerous hospitalization, and decreased quality of life. ठीक है कि डेथ जो है अस्थमा की वजह से कम हो जाते हैं, लेकिन इसमें जो कि हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा हो जाती है, बार-बार आपको जाना पड़ता है, कभी एक मेडिकेशन के लिए, कभी दूसरे मेडिकेशन के लिए, एंड डिक्रीज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ हो जाती है। तो ये तो था आप लोगों का आज का टॉपिक। इसके अलावा एक इसके अलावा आप देखें ये इस ग्राफ को कि नॉर्मल पेशेंट की जो वो है अच्छा, ये तो था आप लोगों का आज का टॉपिक कि